हेलो दोस्तों। तो मैं लेकर आज आया हूँ क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का पॉलिटी में पहला चैप्टर जिसका नाम है सत्य की सरदारी। सत्य की सरदारी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सत्य की सरदारी क्या है? सत्य की सरदारी को लेकर हम दो देशों के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। एक बेल्जियम और एक श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। क्या श्रीलंका और बेल्जियम में सत्य की सरदारी है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, इसके बाद सत्य की सरदारी का वितरण पढ़ेंगे। इसका क्षैतिज वितरण क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, सामुदायिक वितरण क्या होता है, और गठबंधन सरकार के बारे में जानेंगे। गठबंधन सरकार में सत्य की सरदारी कैसे है ये जानेंगे। देखिए, सत्य की सरदारी को अगर जानना है तो सबसे पहले एक वर्ड है, एक शब्द है जिसको हम जानेंगे, सामाजिक विविधता। देखिए, सामाजिक विविधता तो सामाजिक विविधता कई देशों में पाई जाते हैं। सामाजिक विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा सामाजिक विविधता जो है हमारे देश यानी भारत देश में पाए जाते हैं। सामाजिक विविधता कहते किसे हैं? देखिए, सामाजिक विविधता जो है किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के क्षेत्र में या भौगोलिक सीमा के अंदर अलग अलग जाति, समुदाय, संस्कृति, भाषा, धर्म के लोग जब निवास करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सामाजिक विविधता। यानी उस स्थान को या उस जगह को या उस देश को हम बोलेंगे कि सामाजिक विविधता वाला देश है, जहाँ अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग या भाषा, अलग अलग भाषा बोलने लोग निवास करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ सामाजिक विविधता आप समझ गए होंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ भारत देश की, देखिए भारत देश में सामाजिक विविधता क्या है, बहुत ज्यादा है। भारत देश में सामाजिक विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं भारत देश के अंदर, तो भारत देश के अंदर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और सिख हैं, ईसाई हैं, मतलब इतने इतने समुदाय के लोग या भाषा संस्कृति वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। संस्कृति का मतलब जानते हैं आप कि जहाँ लोगों को रीति रिवाज और त्योहार मनाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये भारत देश में पाए जाते हैं। ये अलग अलग मतलब अलग अलग समुदाय के लोग हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या ये भारत सरकार में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनका सरकार में भागीदार है कि नहीं, मतलब ये सरकार में भागीदार है या नहीं। तो ये सरकार, देखिए भारत सरकार में क्या है कि इनकी भागीदारी है, ये भागीदार है उसमें। कैसे? जैसे देखिए, जब क्या है कि भारत देश के कोई भी समुदाय हो, भारत देश के अंदर कोई भी समुदाय हो, इनको वोट देने का समान अधिकार होता है। और हमारे देश के अंदर सरकार चुनने की अधिकार सबको है, वोट देने का अधिकार सबको है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो। ठीक है ना। अब ये नहीं कहा जाता है कि भाई ना 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 तू मत देना, तू हिंदू हो, हिंदू बहुसंख्यक है, अब बोलेंगे तू मुस्लिम है, तू ईसाई है, तू सिख है, वोट नहीं देना, तुझे सरकार में भागीदार नहीं बनाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं हमारे यहाँ। यानी कि हमारे यहाँ क्या है, सरकार में सबको भागीदारी मिली है। सरकार की सत्ता में, सरकार की जो शक्ति है, जो सत्ता है, सब में बंटवारा किया गया है। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, इन्हें अपना वोट देने का अधिकार है, समान वोट देने का अधिकार है। अलग अलग समुदाय के लोग हैं कि वोट देने का अधिकार क्या है, समान है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो देश है हमारे देश में सत्य की सरदारी है, क्योंकि इनको वोट देने का समान अधिकार है। उसके बाद हमारे देश के अंदर किसी भी समुदाय को चुनाव लड़ने का अधिकार है या इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, जो संसद में बैठने का अधिकार है। यानी इसका मतलब क्या है कि सरकार की शक्तियों का बंटवारा हमारे देश के समुदाय के बीच में हुआ है। यानी हमारे देश के अंदर सत्य की सरदारी है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर मैं अपने देश के कमजोर समूह के बारे में बात करूं, जैसे ST SC, कुछ महिलाएं हैं, तो आप देखेंगे कि इनको निर्वाचन में कुछ सीटें आरक्षण किया गया है। इनको निर्वाचन में कुछ सीटें आरक्षण दी गई है। यानी कि उनको भी सरकार में भागीदार बनाया गया है, ताकि वो अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता क्षेत्र का विकास कर सके। ठीक है, भारत सरकार में वो भागीदार बन सके। इसका मतलब भारत देश में सत्य की सरदारी है। भारत देश में सत्य की सरदारी है। देखिए, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो सिंपल सी परिभाषा है कि सामाजिक विविधता वाले देश में सामाजिक विविधता वाले देश में जब लोगों को सरकार में भागीदार बनाया जाता है या भागीदारी होती है, जब सरकार में भागीदारी होती है, तब हम कहते हैं
कि वो सत्ता की सरदारी है, यानी वो देश क्या है, सत्ता की सरदारी वाला देश है। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सत्ता की सरदारी यहां तक तो हो गया। अब हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं कि इनके भी सत्ता की सरदारी कैसे है। तो चलिए श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ही रहेगा मेरा बेल्जियम के बारे में। अगर मैं बेल्जियम के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बेल्जियम के लोकेशन के बारे में बात करते हैं। बेल्जियम के लोकेशन या उसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। कैसा देश है? तो बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। देखिए, यूरोप के बेल्जियम जो है यूरोप के एक छोटा सा देश है जो पश्चिम में स्थित है। देखिए, बेल्जियम क्या है, एक यूरोपीय देश है। इसकी स्थिति कहाँ है तो कहेंगे सर पश्चिम में स्थित है। ये कहाँ है तो पश्चिम में है, ठीक है ना। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो पश्चिम में क्या है, स्थित है। अच्छा, मैं यहाँ की क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में बात करूं। अगर मैं यहाँ की क्षेत्रफल, अगर मैं बेल्जियम की क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में बात करूं, जनसंख्या के बारे में अगर बात करूं तो क्या है, देखिए बेल्जियम के क्षेत्रफल, अगर मैं बेल्जियम के क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में बात करूं तो ये हरियाणा राज्य से भी क्या है, छोटा है। हरियाणा राज्य से भी क्या है, छोटा है। हरियाणा राज्य से भी क्या ये छोटा है। कहा जाता है कि जो बेल्जियम के क्षेत्रफल और जनसंख्या है हरियाणा राज्य से भी क्या है, छोटा है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि बेल्जियम किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती है तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए बेल्जियम जो है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग देशों के साथ क्या करती है, सीमा साझा करती है। तो ये था बेल्जियम के लोकेशन और किन देशों के साथ सीमा साझा करती है। ठीक, अब हम बात करते हैं बेल्जियम की आबादी के बारे में। देखिए, अगर बात करें बेल्जियम की आबादी के बारे में, देखिए अगर बेल्जियम की आबादी के बारे में बात किया जाए, ठीक है, देखिए यहाँ पर दो समुदाय के लोग, जैसे एक डच समुदाय, डच भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग कितना रहते हैं, और एक फ्रेंच भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग कितना रहते हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाले समुदाय कितने रहते हैं, देख लेते हैं। देखिए, डच भाषा बोलने वाले जो समुदाय है यहाँ पर कितना है तो 59% ये है और 40% ये है। बचे 1% जो वो जर्मन समुदाय के लोग, जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग जो बचे वो 1% है। कितना है, 1% है। ठीक है, तो बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले समुदाय की संख्या कितनी है तो 59%। फ्रेंच भाषा बोलने वाले समुदाय की संख्या कितनी है तो 40% है। और 1% जो बच गए मेरे भाई वो कौन थे, जर्मन भाषा वाले। अच्छा, अगर हम बात करें बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स के बारे में, देखिए अगर मैं इसकी राजधानी अगर ब्रुसेल्स की बात करूं, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल, इसको दिमाग में रख रखिएगा। देखिए, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले समुदाय कितने हैं, डच भाषा बोलने वाले जो समुदाय है ये कितने हैं, और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले समुदाय है वो कितने हैं। ठीक, डच भाषा बोलने वाले जो समुदाय यहाँ पर 20% है, और जो 80% के भाषा बोलने वाले जो 80% यहाँ पर है वो फ्रेंच भाषा वाले हैं, यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग यहाँ पर हैं जो 80% है। अब आप देखिए, अगर हम बात करें डच भाषा बोलने वाले समुदाय की, तो इनकी संख्या क्या है, बेल्जियम में ज्यादा है, इनको बहुसंख्यक कहा जाएगा, बहुसंख्यक। और जो फ्रेंच भाषा वाला इनकी संख्या कम है तो ये अल्पसंख्यक कहलाएंगे, अल्पसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है। देखिए, जिस देश में जिस देश में जिनकी संख्या ज्यादा होता है वो बहुसंख्यक होते हैं, और जिनकी कम होता है वो क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। लेकिन आप देखिएगा, आप ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पर बहुसंख्यक तो डच भाषा बोलने वाले हैं और इसी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। देखिए, पूरे बेल्जियम में जो संख्या ज्यादा है वो किसकी है, डच भाषा बोलने वाले समुदाय की संख्या ज्यादा है। ये बेल्जियम में सिर्फ ब्रुसेल्स की बात कर रहा है कि वहां जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं वो 80% है, यानी कि बेल्जियम की राजधानी में 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, यानी उनकी संख्या वहां पर ज्यादा है, लेकिन पूरे बेल्जियम में थोड़ी है। ठीक है ना। तो देखिए, अब अगर मैं अब बात करूं डच भाषा और फ्रेंच भाषा के बारे में, देखिए जो फ्रेंच भाषा है
इनकी संख्या क्या है, कम है, लेकिन ये ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली है। इनकी संख्या कम है लेकिन ये ज्यादा क्या है, शक्तिशाली और समृद्ध है। मतलब धन दौलत संपत्ति से ये क्या है, पूरे भरपूर है। यही अगर डच भाषा वालों को अगर हम बोला जाए, और डच भाषा वालों को बोला जाए तो ये क्या है, संख्या में तो ज्यादा है लेकिन थोड़ा ये समृद्धि मतलब उतना समृद्ध या शक्तिशाली नहीं है। इनके पास उतना संपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो इसी कारणों को लेकर इनके बीच में क्या होता है, तनाव शुरू हो जाता है। मतलब एक दूसरे को अजीब अजीब ढंग से देखते हैं, जैसे छोटा बड़ा अमीर गरीब ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए, जो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनके बीच में क्या होता है कि अमीर गरीब को लेकर इनके बीच में तनाव बढ़ने लगता है। जब तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ने लगता है, वहीं अगर 1950 और 1960 के अगर दशक में देखा जाए तो इनके बीच में सामाजिक असमानता ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है, सामाजिक असमानता, असमानता क्या ज्यादा मिलती है देखने को, ठीक है ना। 1960 1950 1960 में सामाजिक असमानता इनके बीच में क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाती है, यानी इनके बीच में तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे, देखिए, सामाजिक असमानता क्या होती है। सामाजिक असमानता देखिए, ये समाज के द्वारा बनाया जाता है। जब किसी देश के अंदर जब किसी देश के अंदर जाति धर्म लिंग वचन नस्ल रंग के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं सामाजिक असमानता। अब इनके बीच में ये ज्यादा ही बढ़ने लगा। अब भैया एक दूसरे पे ये क्या होने, एक दूसरे के लिए क्या हो, ये एक दूसरे को मारने लड़ने पर उतर आए। मतलब इनके बीच में तनाव इतना बढ़ गया कि जैसे गृह युद्ध का अब रूप ले लेगा, सिविल वार होने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, यहाँ बेल्जियम की जो सरकार थी, सुनिएगा ध्यान से, बेल्जियम की सरकार ने देखी कि दोनों समुदाय के बीच में तनाव बहुत बढ़ रही है, काफी ज्यादा बढ़ रही है। बेल्जियम की सरकार क्या हुआ, वो खुद तनाव में आ गया। सुनिएगा, इनकी तनाव देखकर वो खुद तनाव में आ गया। बोले रे ससुरा, तो देख रहे हैं कि अपने आप में क्या हो जाएगा, ये तो कट मर जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। बेल्जियम को सरकार ने कहा अच्छा रुको रुको रुको, तुम लोगों की ना दवा मेरे पास है, मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को ना झगड़ा ही खत्म कर देता हूँ। मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम दोनों एकजुट हो जाओगे और हमारा देश क्या होगा, बच जाएगा। देखिए, अगर जिस देश में सस्ते की समझदारी नहीं होता है ना, वो देश क्या होता है, वो देश बिखर जाता है पूरी तरह से। उस देश की राष्ट्रीयता और अखंडता क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है, ठीक है ना। तो जो बेल्जियम की सरकार थी वो बहुत चालाक सरकार थी। वो वो समझ गई कि अगर इनके बीच में तनाव कम करना है तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि बेल्जियम की जो सरकार थी, बेल्जियम की सरकार क्या करती है कि 1970 और 1993 के दशक में क्या करती है कि बेल्जियम की सरकार 1970 और 1993 में क्या करती है कि अपने संविधान में क्या करती है, अपने संविधान में क्या करती है, 4 संशोधन करती है मेरे भाई साहब। क्या करती है, तो 4 संशोधन करती है। क्या करती है, 4 संशोधन करती है। अब वो संशोधन करती है, तो संशोधन के माध्यम से किन किन बातों को बेल्जियम की सरकार अपने संविधान में लाता है, या फिर किन किन चीजों को मतलब शामिल करता है। देखिए, बेल्जियम की सरकार ने क्या की कि अपने 1970 1993 के दशक में क्या की कि उसने 4 संशोधन किए। उसने पहला संशोधन सुनिएगा, उसने अपने संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया, अपने संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि जो केंद्रीय सरकार में दोनों समुदाय के लोगों के मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी केंद्र सरकार में दोनों समुदाय के लोगों की मंत्रियों की संख्या समान होगी। अच्छा, दूसरी बात इसने क्या कही, दूसरी बात इसने ये कही कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगा, और केंद्रीय सरकार की जो अधिकांश शक्तियां हैं वो राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार को दे दिया जाएगा, ताकि वो लोग भी अपना क्या करें, अपना विकास करें, सरकार में भागीदार बने, ठीक है। उसके बाद इसने तीसरा, देखिए तीसरा काम इसने क्या किया, तीसरा काम ने इसने अच्छा किया कि तीसरा काम जो है कि इसने जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें एक अलग सरकार बनाई, और उस सरकार में दोनों समुदाय की संख्या क्या की, समान कर दी, यानी कि दोनों की समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया, ठीक है। सबसे चौथी और अच्छा काम किया इसने, चौथी काम ये कहा कि बेल्जियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा भी एक तीसरे स्तर की सरकार होगी, जिसका नाम दिया गया सामुदायिक सरकार। क्या दिया गया, सामुदायिक सरकार। एक तीसरे स्तर की सरकार होगी जिसका नाम है सामुदायिक सरकार। अब ये सामुदायिक सरकार क्या होती है मेरे भाई साहब, जब एक भाषा बोलने वाले जब अपनी सरकार चुनते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक सरकार। और सामुदायिक सरकार को अपनी संस्कृति शिक्षा और भाषा पर, यानी अपने संस्कृति शिक्षा भाषा जैसे संस्कृति मतलब भाषा जैसे मुद्दों पर पूरा मतलब पूर्व अधिकार था निर्णय लेने का, यानी निर्णय लेने का इनका पूरा अधिकार था, ठीक ना। तो
ये था बेल्जियम के संविधान के 4 संशोधन। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। देखिए, बेल्जियम की सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो इसका देश क्या होता, बिखर जाता। लेकिन बेल्जियम की सरकार क्या थी, चालाक थी। उसने देखा कि देश को बिखरने नहीं देंगे, देश की राष्ट्रीयता और एक अखंडता को क्या करें, बनाए रखेंगे। बनाए रखने के लिए उसने क्या कही कि दोनों समुदाय के बीच में क्या की, समान शक्तियों का बंटवारा कर दी। इसका मतलब कि बेल्जियम बेल्जियम में सत्ता की सरदारी है कि नहीं है। अब हम देख लेते हैं बेल्जियम की मॉडल, ठीक है ना। थोड़ा बेल्जियम के मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं। बेल्जियम के मॉडल मॉडल व्यवस्था की बात करता हूं मैं। देखिए, बेल्जियम का मॉडल व्यवस्था कैसा रहा। बेल्जियम की मॉडल व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से सफल रही। देखिए कैसे, बेल्जियम में होने वाला जो गृह युद्ध था, जो सिविल वार था, उसको रोका गया। बेल्जियम के दोनों समुदाय के बीच में जो टकराव या जो संघर्ष होने वाला था उसको भी रोका गया, जिसके जिसके फलस्वरूप देश क्या रहे, एकजुट रहे। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या हुआ। जब यूरोप में जब यूरोप में कई देश मिलकर यूरोप में कई देश मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का जब निर्णय लिए, तो बेल्जियम की इस मॉडल व्यवस्था को देखकर उन्होंने क्या किया कि अपने मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को चुना, यानी कि ब्रुसेल्स को बनाया। ठीक है, तो ये रहा बेल्जियम का मॉडल। उम्मीद करता हूं कि बेल्जियम का मॉडल व्यवस्था समझ में आया होगा, और बेल्जियम में सस्ते की साझेदारी कैसे रही ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा मैं श्रीलंका पर। श्रीलंका का मॉडल व्यवस्था कैसी है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक।